साल था 1954 जब भारत और चीन ने बीजिंग में ऐतिहासिक पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में लिखे गए थे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत और वहीं से मशहूर हुआ ये नारा हिंदी चीनी भाई भाई, जिसके बाद भारत ने तिब्बत से अपनी फौज हटा ली और तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। कुछ वक्त तक दोनों देशों के बीच व्यापार और रिश्ते थोड़े सुधरते नजर आए, लेकिन भारत को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि 1951 से ही चीन चोरी छुपके से एक रणनीतिक सड़क बना रहा था जो कि तिब्बत को शीजियांग से जोड़ती थी, और वो सड़क अक्साई चीन से होकर गुजरती थी जो लद्दाख का हिस्सा था, लेकिन अब साले चीन के कब्जे में है। 7 साल बाद ये हाईवे 219 बनकर तैयार हुआ और तब जाकर भारत को पता चला और देश सन्न रह गया। ये उन्होंने हमारी नाक के नीचे आखिर कर कैसे दिया। और फिर दोस्तों, भाई भाई के बीच की दोस्ती की दीवार में पड़ गई दरार और अब आग में घी डालने वाला हादसा हुआ मार्च 1959 में, जब चीन ने तिब्बती विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया। तब तिब्बत के दलाई लामा और उनके हजारों समर्थक भारत के धर्मशाला में शरण लेने आ गए और इससे चीन आग बबूला हो गया। उसे लगा कि भारत उसकी आंतरिक राजनीति में दखल दे रहा है, जिसके बाद उसकी ताकतवर सेना ने सीमा पर विवादित इलाकों में आक्रामक पेट्रोलिंग करना शुरू कर दी। मगर भारत भी पीछे हटने वालों में से नहीं था और प्रधानमंत्री नेहरू ने अपनाई फॉरवर्ड पॉलिसी, जिसके तहत अक्साई चीन और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो कि आज का अरुणाचल प्रदेश है, में भारतीय चौकियां बनाई जाने लगी। नतीजा, दोनों देशों के जवान टकराने लगे और दिन पर दिन झगड़े और हिंसक होते चले गए। अब दोनों भाई आखिरी बार बातचीत से मसला सुलझाने बैठे। देखिए, आप नेफा में मैकमोहन लाइन को मान लो और अक्साई चीन से अपनी सेना हटा लो। नहीं, पहले तुम अपनी सारी चौकियां हटाओ और 1960 से पहले वाली जगह पर लौटो। कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। गतिरोध जारी रहा और झड़पें बढ़ गई, लेकिन पर्दे के पीछे चीन का सैन्य प्रमुख माओ जेडोंग पहले ही तय कर चुका था। तैयार हो जाओ भाइयों, 20 अक्टूबर 1962 को अक्साई चीन पर हमला करना है, अब तो जंग होगी। और दोस्तों, ठीक वैसा ही हुआ जैसे उस गुप्त हाईवे के वक्त हुआ था। दिल्ली के सरकारी गलियारे में बैठे राजनेता, अफसर और रक्षा मुख्य सब मस्त बेफिक्री में बैठे थे। अरे भाई, इतनी ठंड में चीन हमसे लड़ाई थोड़ी ना करेगा, ज्यादा से ज्यादा सीमा पर थोड़ी बहुत झड़पें होंगी। 20 अक्टूबर 1962 की सुबह ठीक 6 बजे चीन की 80,000 सैनिकों की विशाल सेना ने 2 मोर्चों पर एक साथ हमला बोल दिया। पश्चिम में लद्दाख और पूरब में नेफा, आज का अरुणाचल प्रदेश, मैकमोहन लाइन के पार। हम पर हमला हो रहा है। अगले 1 महीने तक भारत, जिसके पास सिर्फ 10 से 20,000 सैनिक थे, दोनों मोर्चों पर इलाका दर इलाका खोता गया और हजारों सैनिकों की शहादत हुई। पूरब में चीनियों ने मैकमोहन लाइन पार कर ली थी और करीब 100 मील अंदर तक घुसपैठ कर चुका था और बस कब्जा हो चुका था। तवांग 25 अक्टूबर, सेला पास और बोमडिला 19 नवंबर के बीच तक चीन के भयानक हमलों के बाद ज्यादातर भारतीय चौकियां या तो टूट चुकी थी या खाली कर दी गई थी। अब भारतीय सेनाओं को पीछे हटकर मजबूत ठिकानों पर रीग्रुप होना पड़ा। बता दे, कई सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। फिर 18 नवंबर तक चीन का खतरा लेह पर मंडराने लगा। इसी बीच चार्ली कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की एक यूनिट सितंबर 1962 में बारामूला जम्मू कश्मीर में तैनात थी, लेफ्टिनेंट कर्नल HS ढिंगरा के नेतृत्व में। जब चार्ली कंपनी के जवान शांतिपूर्ण ड्यूटी और ट्रेनिंग कर रहे थे, तभी अचानक एक आदेश आया। चीन हमला कर चुका है। आई एम रिपीटिंग, चीन हमला कर चुका है। सभी सामान पैक करो और तुरंत लेह के लिए रवाना हो जाओ। ये खबर किसी झटके से कम नहीं थी, क्योंकि मेजर शैतान सिंह भाटी, कंपनी के 37 साल के कमांडिंग अफसर, एक फौजी लेफ्टिनेंट कर्नल हेम बहादुर के बेटे और जो कि राजस्थान की राजपूत वीरता की परंपरा में पले बड़े थे। बता दें, उनके अलावा कोई भी पहले लद्दाख नहीं गया था। सिर्फ उन्हीं के पास अनुभव था लद्दाख जैसे बर्फीले इलाके में लड़ने का, जैसे कि 1948 वाली भारत पाकिस्तान जंग के दौरान। बाकी के 114 जवान आए थे हरियाणा और गुरुग्राम के अहिरवाल इलाके से, एक ऐसा क्षेत्र जहां बेटों को देश के लिए लड़ने भेजने की परंपरा है, जो चली आ रही है 1857 की क्रांति से, जहां अहिर राजा राव तुला राम ने
अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी बहादुरी से मोर्चा संभाला था। बता दे इसी अहिरवाल के सिपाही पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी दोनों विश्व युद्धों में लड़ चुके थे। लेकिन दोस्तों आज बात अलग थी। चार्ली कंपनी के ज्यादातर सैनिक किसान या पशुपालक परिवार से थे और उनमें से किसी ने भी ठंडी ऊंचाई वाली जंग पहले कभी नहीं लड़ी थी। बता दें कश्मीर से लेह तक का सफर लंबा और बर्फीला था और 2 अक्टूबर को जब बटालियन लेह पहुंची तब चारों तरफ ठंडी हवाएं साए साए कर रही थी और अधूरे सर्दियों के कपड़ों में पहुंचे जवान -डिग्री के तापमान में कपकपा रहे थे। फिर कुछ हफ्तों बाद सूचना आई, भाइयों, चीन ने पूरी तरह से जंग छेड़ दी है, कई पोस्ट पर कब्जा कर लिया है और अब वो लेह की तरफ आ रहे हैं। इससे सैनिकों में हल्की घबराहट दौड़ गई। भाई कितने आ रहे हैं उधर से? लगभग 5000। अरे हम तो सिर्फ 120 है। फिर जब उन्हें पुरानी 303 राइफलें और जमी हुई रेडियो बैटरियां दी गई तब तो चिंता और बढ़ गई। हम इन पुरानी बंदूकों से चीनियों की बड़ी SLR राइफलों का कैसे मुकाबला करेंगे? इतनी ऊंचाइयों पर जंग के लिए जहां 6 से 8 हफ्तों की ट्रेनिंग चाहिए थी, उन्हें मिली बस 24 दिन की जल्दबाजी वाली ट्रेनिंग। रातों की ठिठुरती ठंड में जवानों को अपने हरियाणा के गर्म खेत याद आने लगे और वे घर वालों को चिट्ठी लिखने लगे, माँ यहाँ बहुत ठंड है पर तुम्हारे गोंद के लड्डू मुझे गर्म रख रहे हैं। भाई मेरी चिंता मत करना, फसलों का ध्यान रखना और रोज मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं जल्द वापस आ पाऊं। 26 अक्टूबर को चार्ली कंपनी को भेजा गया रेजांग ला, एक सूना बर्फ से ढका पहाड़ी दर्रा। उनका काम था 16,404 फुट ऊंचाई पर बने चुशुल एयर स्ट्रिप की रक्षा करना, जो कि लद्दाख के लिए भारत का प्रवेश द्वार था। पुरानी बंदूकें और -30 डिग्री तापमान में अधूरी सर्दियों के कपड़ों के अलावा चार्ली कंपनी को तोपखाने, आर्टिलरी और बारूदी सुरंगों, माइंस का भी सपोर्ट नहीं मिला। मतलब दोस्तों समझिए, जंग शुरू होने से पहले ही हारी हुई सी लग रही थी। लेकिन इन मुश्किल हालातों में भी मेजर शैतान सिंह ने अपने जवानों के दिलों में ज्वाला जगा दी। भाइयों, हम 1857 की क्रांति के महान योद्धा राव तुलाराम के वंशज हैं और हरियाणा के रेवाड़ी में रहने वाले अहिर के बेटे हैं। मैं तुम सबके साथ हूँ और मैं भी यादव हूँ। नाम भले ही भाटी है, हमारी नसों में कायरता नहीं, शौर्य बहता है। जेमादार सूरजाराम, जेमादार हरिराम, जेमादार रामचंद्र, नायक राजकुमार यादव और नायक हुकुमचंद सभी अपनी लीडर की ठंडी हवा में जोश भरी बातें सुन रहे थे। दोस्तों बता दें, जेमादार और नायक ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी के पदनाम थे सेकंड लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट के लिए, जो आजादी के बाद भी कुछ साल तक चले, मगर अब बदलाव का वक्त आ चुका था। खैर, यहाँ सैनिक रामचंद्र ने डर के पूछा, मेजर, अगर चीनियों ने बड़ी संख्या में हमला कर दिया तो फिर हम आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। यही है हमारा कुमाऊनी तरीका। उनके इन शब्दों ने पूरी पलटन में जुनून की आग भड़का दी और सभी एक साथ गरजे, दादा किशन की जय। दोस्तों ये नारा था भगवान श्री कृष्ण के लिए, अहिर यादव समाज के आदि पुरुष और संरक्षक देवता। दोस्तों वो सिर्फ 120 थे, लेकिन अब पूरी तरह से ठान चुके थे। उन्होंने छिपने के लिए बर्फीली जमीन पर बेतहाशा खुदाई की। दोस्तों कंपनी को लगभग 2 किलोमीटर चौड़ी फ्रंटेज पर तैनात किया गया था, जो कि 3 पलटन में बटी हुई थी। पलटन नंबर 7 सूरजाराम की कमान पर उत्तर फ्लैंक पे, पलटन नंबर 8 हरिराम के नेतृत्व में दर्रे के इलाके पर, पलटन नंबर 9 रामचंद्र के हाथों में सेंट्रल पोजीशन पर और मोटर सेक्शन राम कुमार यादव के साथ रिवर्स स्लोप पर सभी दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार थे। 18 नवंबर 1962 द डे, सुबह 4 बजे अंधेरे की आड़ में दुश्मन की एक विशाल टुकड़ी नालों के रास्ते आगे बढ़ने लगी। प्लाटून नंबर 8 के हुकुमचंद रात की गश्त पर थे जब उन्होंने सैकड़ों सायों को धीरे धीरे आगे सरकते देखा। हे भगवान, ये तो हर तरफ है। वो तेजी से अपनी पोस्ट की तरफ भागे। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। फिर कंपनी के फ्रंटेज पर पहुंचकर हुकुमचंद चिल्लाए, हजारों हैं। उन्होंने तुरंत अपनी पिस्टल लोड की और आकाश में लाल फ्लेयर फेंका, जिसके फटते ही एक भयानक नजारा रोशन हुआ। सर्दियों के अच्छे खासे गियर में सैकड़ों चीनी सिपाही रेंगते हुए और झुके हुए हमारी पोस्ट की ओर बढ़ रहे थे। मेजर शैतान सिंह मेगाफोन पर चिल्लाए, पोजीशन लो, फायर! दादा किशन की जय, कालिका माता की जय। और फिर अचानक बंदूकों से निकलती गोलियों की चमक ऐसे दिखने लगी जैसे मौत के जुगनू उड़ रहे हो। दर्जनों चीनी सैनिक एक के बाद एक गिरते गए, पर सैकड़ों और आते चले गए। चीनियों ने भी जवाब बेहद भयानक दिया। वो भी अनगिनत गोले भारतीय पोस्टों पर बरसाने लगे।
सुबह 4:30 बजे घबराए हुए मेजर शैतान सिंह रेडियो पर चिल्लाए, ब्रिगेड मुख्यालय, मैं चार्ली कंपनी से हूँ। हम पर भारी हमला हो रहा है, तोप खानों की मदद चाहिए। नामुमकिन, इतनी ऊंचाई और कठिन इलाकों में तुरंत तोप खानों की सहायता संभव नहीं है। शैतान सिंह का चेहरा सख्त हो गया। हम सच में अकेले हैं। सुबह 5 बजे। दोस्तों, इन सारी परिस्थितियों के बाद भी मेजर शैतान सिंह हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने गोलाबारी के बीच इधर उधर दौड़ते हुए अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। उधर और ज्यादा चीनी सैनिक नालों से होते हुए अंदर घुस रहे थे और इधर तेजी से गोलियां चलाते हुए सूरजाराम मेजर शैतान सिंह से बोले, साहब, वो तीनों दिशाओं से घुस आए हैं। कोई बात नहीं, जमीन छोड़नी नहीं है भाइयों। एक भी अहीर पीछे नहीं हटेगा। एक अहीर 10 चीनियों के बराबर है। फिर वो भागते हुए प्लेटून 8 की पोजीशन पर पहुंचे, जहां हुकुमचंद बेतहाशा गोली चला रहे थे। साहब, गोला बारूद खत्म हो चुका है। ये लोग ग्रेनेड इस्तेमाल करो और जरूरत पड़ी तो बेयोनेट लगा लो। सुबह 6 बजे जब चीनी सैनिक भारतीय ट्रेंच तक पहुंचे, बहादुर हुकुमचंद अपनी खुकरी के साथ कूद पड़े और कई चीनी सिपाहियों पर वार किया। साथ ही अपनी बेयोनेट से 6 दुश्मन जवानों को मार गिराया, मगर दुर्भाग्यवश भारी गोलीबारी में वे घिर गए और शहीद हो गए। दूर से हरिराम असमंजस में देखता है। हुकुमचंद शहीद हो गए। हरिराम, जिस पर खुद कई गोलियों के घाव थे और माथे पर पट्टी बंधी थी, अपने साथियों को गोलीबारी चालू रखने की हिम्मत देता रहा। अब सुबह के 7 बज चुके थे जब मेजर शैतान सिंह दूरबीन से देखते हैं कि चीनी अब पहियों वाले ठेलों पर 75 mm रिकॉयलेस बंदूकें तैनात कर रहे हैं। वे बड़ी बंदूकें लेकर आ रहे हैं। रामकुमार, उनकी बंदूकों को निशाना बनाओ। जिसे सुन राजकुमार यादव तुरंत मोटार की ऊंचाई को ठीक करते हैं। रेंज 400 मीटर, फायर। मोटार के गोले चीनी तोपों की पोजीशन के पास फटते हैं और कई चीनी सैनिक वहीं ढेर हो जाते हैं। सुबह 8 बजे प्लाटून 7 में सूरजाराम और उसके साथी बेतहाशा गोली चला रहे थे। भाइयों, याद है ना साहब ने क्या कहा था? एक भी अहीर पीछे नहीं हटेगा। जल्द ही चीनी सिपाहियों की भीड़ उस प्लाटून पर टूट पड़ती है, पर सूरजाराम और उनके जवान बेयोनेट और राइफल की ढाल से जोरदार मुकाबला करते हैं और एक एक करके वे अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं। मेजर शैतान सिंह दूरबीन से ये सब देख रहे होते हैं। सूरजाराम शहीद। 8:30 बजे अब जैसे ही चीनी टुकड़ी प्लाटून 7 की पोजीशन पर धावा बोलने लगती है, अचानक से उत्तर दिशा से गोलियों की आग चीनियों पर बरसती है। ये सब देख मेजर शैतान सिंह हैरान होकर चिल्लाते हैं, क्या वहाँ से कौन गोलियां चला रहा है? असल में ये गोलियां थी प्लाटून 7 के कुछ जवानों की, जो एक खुफिया सेक्शन 3 में छुपे थे। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ था कि चीनियों को भारी तादाद में अपनी साथियों की तरफ आते देख एक दूरदर्शी सूरजाराम ने कुछ जवानों को जल्दी से सेक्शन 3 के खुफिया स्थान पर भेज दिया था और इस अचानक हुई फायरिंग से दर्जनों चीनी सैनिक गिर पड़े। लेकिन अपनी जबरदस्त तादाद का फायदा उठाते हुए आखिरकार चीनी सैनिकों ने इस अंतिम सेक्शन पर भी कब्जा कर लिया। सुबह 9 बजे मेजर शैतान सिंह का जरूरी फैसला। जब प्लाटून 7 और 8 भी हाथ से चले गए तो शैतान सिंह के सामने एक और अहम फैसला था। हमें काउंटर अटैक करके प्लाटून 7 वापस लेना होगा। साहब, हमारे पास 50 से भी कम आदमी बचे हैं। ये 50 आदमी वही करेंगे जो 500 नहीं कर पाए। जवानों को तैयार करो। मेजर शैतान सिंह 28 जवानों के साथ हारे हुए स्थानों को फिर से जीतने के लिए बेखौफ आगे बढ़े। दादा किशन की जय। जैसे ही वो 400 गज खुले मैदान को पार करने लगते हैं, एक छिपी हुई चीनी मशीन गन लगातार फायर करने लगती है और अचानक मेजर शैतान सिंह के पेट में गोली लग जाती है। वे लड़खड़ाते हुए घुटनों पर गिरते हैं, मगर फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। आगे बढ़ो, रुकना मत भाइयों। गोलियां बरसती जाती हैं और कई भारतीय जवान शहीद होते जाते हैं। कुछ बचे हुए जवान हरफूल सिंह और 4 साथी अपने घायल कमांडर के पास पहुंचते हैं। साहब, हमें आपको सुरक्षित जगह ले जाना होगा। नहीं, मुझे यही छोड़ दो। वापस जाओ और लड़ते रहो। कर्तव्य और अपने कमांडर के प्रति वफादारी के इस कश्मकश में जवान फंस जाते हैं। ये हुक्म है सीईओ को बताना हमारी कंपनी ने कैसे वीरता की लड़ाई लड़ी। फिर वो अपनी पर्सनल पिस्टल सिपाही मामचंद को सौंपते हैं। ये क्वार्टर मास्टर को दे देना, इसे दुश्मन के हाथों मत जाने देना। साहब, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते। जाओ और अपनी जान बचाओ, दुश्मन कभी भी यहाँ पहुँच सकता है। जवान भारी मन से अपने कमांडर को एक बड़े पत्थर के सहारे टिकाते हैं। साहब, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। शैतान सिंह बेहद घायल हालत में अकेले ही अपनी कार्बाइन से आखिरी सांस तक चीनी सैनिकों पर फायर करते रहे। इधर मोटार सेक्शन में राम कुमार यादव लगभग नामुमकिन हालात का सामना कर रहे थे। चीनी 150 गज पर है, ऊंचाई 80 डिग्री करो,
क्रू लगभग सीधा ऊपर फायर करता है ताकि गोले चीनी सैनिकों के बिल्कुल पास गिरे, लेकिन अब चीनी 125 गज तक पहुंच चुके थे। अब ऊंचाई मिनिमम रेंज पर है, बेयोनेट तैयार करो। राजकुमार और उनके साथी राइफल के कुंदों और बेयोनेट के साथ चीनी सैनिकों से भिड़ जाते हैं। फिर बेइंतहा घायल रामकुमार जमीन पर गिर पड़ते हैं। आसपास अपने शहीद साथियों को देखकर वे एक तरकीब सोचते हैं, क्यों ना मैं मरा हुआ होने का नाटक करूं। ये तरकीब कमाल कर गई और वे बच गए। 12 बजे दोपहर प्लाटून 9 के रामचंद्र और बचे हुए कुछ जवानों के पास अब सिर्फ कुछ ही गोलियां बची थी। भाइयों, बेयोनेट तैयार रखो, अगर मरना है तो कुमाऊनी वीरता के साथ मरेंगे। आखिरी बचे भारतीय जवान बेयोनेट के साथ कई ज्यादा संख्या में मौजूदा चीनी सैनिकों पर सीधा हमला बोल देते हैं। बता दें, एक जवान ने तो बेयोनेट टूटने पर अपनी राइफल को डंडे की तरह इस्तेमाल करके लड़ाई लड़ी। रामचंद्र ने 3 चीनी सैनिकों का सिर्फ हाथों से मुकाबला किया। एक घायल सैनिक ने तो चीनी उसे पकड़ने आए उससे पहले ही ग्रेनेड का पिन खींच दिया। दोपहर 2 बजे आखिरकार जंग खत्म हुई और इजांग लाब एकदम शांत था। सिर्फ तेज सिसकती हवा की आवाज थी। बर्फीले पत्थरों के बीच भारतीय और चीनी सैनिकों के शव बिखरे पड़े थे। खोज 3 महीनों बाद 10 फरवरी 1963 एक भारतीय खोज टीम को मेजर शैतान सिंह का जमा हुआ शरीर मिला, उसी बड़े पत्थर के सहारे टिके हुए जहां उनके जवानों ने उन्हें छोड़ा था। उनकी कारबाइन उनके पास में ही थी। मेजर शैतान सिंह, आपने अपना वायदा बखूबी निभाया। 109 भारतीय सैनिकों के शव वहीं मिले जहां वे गिरे थे। हाथों में अब भी जमी हुई बंदूकें कसकर पकड़ी हुई थी। कुछ भारतीय सैनिकों के शवों पर चीनी सैनिकों ने कंबल ढक दिए थे और उनके ऊपर बेयोनेट, हेलमेट और खत रखे थे। खत पर लिखा था, यहाँ एक बहादुर भारतीय सैनिक शहीद हुआ है। दुश्मन ने भी उनकी बहादुरी को सलाम किया। बता दें, 120 में से सिर्फ 6 अहीर ही चार्ली कंपनी से जीवित लौटे। रामचंद्र यादव, हवलदार निहाल सिंह और 4 अन्य बहादुर सैनिक। इन 120 वीरों ने लगभग 1300 से 1400 चीनी सैनिकों को मार गिराया और चुशुल की तरफ बढ़ते रहे दुश्मनों को पूरी तरह रोक दिया। इसी के बाद चीन को मजबूर होकर 21 नवंबर 1962 को एक तरफा युद्ध विराम घोषित करना पड़ा। मेजर शैतान सिंह भाटी को शहीद होने के बाद परम वीर चक्र, देश का सबसे बड़ा युद्धकालीन सम्मान दिया गया और इन 8 वीरों को शहीद होने के बाद वीर चक्र मिला। नायक रामकुमार, जिम्मेदार सूरजाराम, नायक गुलाब सिंह, नायक हुकुमचंद यादव, नायक सूबेदार हरिराम, सिपाही धर्मपाल सिंह धैया, लांस नायक सिंह राम, नायक सूबेदार रामचंद्र। इसके साथ ही 4 जीवित सैनिकों को सेना मेडल से नवाजा गया। हवलदार निहाल सिंह, कंपनी हवलदार मेजर हरफूल सिंह, हवलदार जय नारायण, हवलदार फूल सिंह। आज रेजांग ला वार मेमोरियल सूनी से लद्दाख की पहाड़ियों के बीच शान से खड़ा है और भारतीय तिरंगा गर्व से लहरा रहा है। दोस्तों, बता दें, 18 नवंबर 2021 को एक पुनः निर्मित स्मारक खोला गया है जिसमें एक संग्रहालय, एक जान